नमस्कार दोस्तों, नियम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपके टेक्निकल हेल्पर के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को एंड तक ज़रूर देखिए। चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक सेतु रेक्टिफायर परिपथ में ट्रांसफॉर्मर की जो द्वितीयक वोल्टता है वह है 30 वोल्ट है और डीसी निर्गत वोल्टता क्या होगी। दोस्तों, इसमें बताना है कि एक क्या है, सेतु डिस्टकारी यानी सेतु डिस्टकारी परिपथ है, उसकी जो ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक वोल्टता है वह कितना है, 30 वोल्ट है, जो कौन सा मान है, आरएमएस वोल्टेज है। यहाँ पर बताना है कि निर्गत डीसी वोल्टता क्या होगी। तो दोस्तों, एक बात और यहाँ से ध्यान रखिए कि डीसी निर्गत वोल्टता का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बताना है एवरेज वैल्यू। क्या बताना है, एवरेज वैल्यू। तो दोस्तों, पूर्ण तरंग या पूर्ण सेतु डिस्टकारी परिपथ के लिए जो एवरेज वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.90 इंटू वोल्टेज का क्या करना है, आरएमएस मान। दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिए। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर वोल्टेज का आरएमएस मान रखेंगे तो कितना वोल्टेज प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ से 27 वोल्टेज कितना होगा, 27 वोल्ट। ये कौन सा वोल्टेज होगा दोस्तों, एवरेज वोल्टेज। कौन सा होगा, एवरेज वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें बताना है डीसी निर्गत यानी डीसी आउटपुट वोल्टता क्या होगी, तो कितनी होगी, 27 वोल्टेज। तो ध्यान रखें, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सेतु डिस्टकारी में जो आउटपुट डीसी के लिए अभी हमने निकाला कि डीसी वोल्टेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से देखिए किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला फॉर्मूला है वी आर एम एस मान अपॉन 0.707 का क्या कर दे, इसमें डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, वोल्टेज का डीसी मान प्राप्त होगा। यानी वी आर एम एस मान का जो वोल्टेज है उसमें यदि हम 0.707 का हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, वोल्टेज का डीसी मान प्राप्त होगा। और यदि हम इसे इस प्रकार से डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हैं कि 0.90 इंटू वोल्टेज का आरएमएस मान से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, सेतु डिस्टकारी का डीसी का आउटपुट। और यहाँ पर देखिए, यदि सेतु डिस्टकारी न देकर यदि हमें क्वेश्चन में वो दे दिया जाए अर्ध तरंग डिस्टकारी। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो अर्ध तरंग डिस्टकारी में पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए डीसी आउटपुट क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण तरंग डिस्टकारी में हम क्या कर रहे थे, 0.90 से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इसका आधा यानी अर्ध तरंग में क्या कर देंगे हम, 0.45 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वी आर एम एस मान से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर अभिक्रिया निम्न के द्वारा उत्पन्न की जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए, क्षेत्र अथवा आर्मेचर धारा द्वारा, बी है क्षेत्र तथा आर्मेचर धारा द्वारा, सी है क्षेत्र धारा द्वारा, डी है आर्मेचर धारा द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर अभिक्रिया यानी आर्मेचर जो प्रतिक्रिया होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा उत्पन्न होगी, आर्मेचर धारा के द्वारा। किसके द्वारा होगी दोस्तों, आर्मेचर धारा के द्वारा। अब देखिए यहाँ से आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होती है वो क्या होती है। तो यहाँ से समझेंगे कि आर्मेचर का जो फ्लक्स है वह मुख्य फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है। तो इस विरोध के कारण क्या हो जाता है, मुख्य फ्लक्स क्या हो जाता है, मुख्य फ्लक्स जो चुंबक क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, विचुंबकीय हो जाता है। तो यही क्या होती है, आर्मेचर अभिक्रिया। अब यहाँ से देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे। आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है, जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स का ध्रुव के मुख्य फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है तथा उसकी समानता को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, उसे ही क्या कहा जाता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए और थोड़ा सा और समझते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया को। दोस्तों, आर्मेचर रिएक्शन को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए निम्मी की बुक से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है पोल, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, यानी
ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, बीच में क्या है, आर्मेचर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो पूरा पोल है, ये देखिए ये क्या है, पूरा पोल है। तो इसका देखिए आधा भाग ऊपर से देख रहे हैं तो ये क्या है, खाली है। नीचे वाले में देखेंगे, इसके आधे नीचे भाग में देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम मात्रा में है। तो ऊपर वाले भाग में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर वाले भाग में देखिए यहाँ पर चुंबकीय गुण जो है, पोल के जो चुंबकीय गुण हैं वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। क्यों, क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण क्या हो गया है, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा, तो इसके कारण क्या होगा, जो उत्पन्न वोल्टेज होगी वो कम होगी। ध्यान रखिए क्या होगा, उत्पन्न वोल्टेज का मान भी क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर की घूर्णन की दिशा के अनुसार देखेंगे, यहाँ पर देखिए घूर्णन दिशा के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन से, यहाँ पर देखिए एलपीटी का मतलब क्या होता है, लीडिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप, टीपीटी का मतलब क्या होता है, ट्रेलिंग पोल टिप, पक्षगामी पोल ध्रुव होता है, ये होता है लीडिंग पोल टिप। तो ध्यान रखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, घूर्णन दिशा में देखेंगे, जैसे ही आर्मेचर इस प्रकार से घूमेगा तो यहाँ पर देखिए इस पोल का जो प्राथमिक यानी अग्रगामी जो सिरा है वो क्या है, यहाँ पर देखिए इसका चुंबक क्षेत्र क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसका देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिए ये किस में होता है, जनरेटर में होता है। और ध्यान रखिए मोटर में पूछा जाए तो उसमें कौन सा होगा, उसमें होगा टीपीटी का चुंबक क्षेत्र क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से देखिए जीएनए क्या होता है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस, यानी यहाँ पर देखेंगे उदासीन चुंबकीय अक्ष जो है उसकी परिभाषा क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक पोल और ये क्या है, दूसरे पोल, यानी पोलों के मध्य से खींची गई, यानी दो पोलों को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय उदासीन अक्ष, यानी जीएनए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस बोलते हैं। ये क्या होती है, दो चुंबकीय ध्रुवों को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीएनए कहलाती है। दोस्तों एमएनए देखेंगे, एमएनए क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स देखिए यहाँ से टीपीटी से क्या हो रहा है, इस प्रकार से गुजर रहा है, और देखिए यहाँ से कैसे जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स किस प्रकार से गुजर रहा है, तो देखिए यहाँ पर एमएनए किसे बोलेंगे, मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस, यानी चुंबकीय उदासीन अक्ष जो है उसे क्या कैसे परिभाषा देंगे, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स के लंबवत। दोस्तों यहाँ पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स इस प्रकार से गुजर रहा है तो इसके लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसके 90 डिग्री पर जो एक्सेस खींचा जाएगा वो कौन सा कहलाएगा, एमएनए। ध्यान रखें एमएनए पर जो पूछा जाए दोस्तों, एमएनए पर विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, तो ध्यान रखें 0 वोल्ट। तो आप इतनी बातें यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व किसके द्वारा परीक्षण किया जाता है। बताना है दोस्तों, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट गुरुत्व है वह किसके द्वारा परीक्षण करेंगे। ऑप्शन देखिए, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, डी है प्रेनन मीटर। तो दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। किसके द्वारा करेंगे, हाइड्रोमीटर। किसके द्वारा करेंगे, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या मापता है, आपेक्षिक घनत्व। ध्यान रखें। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों हाइड्रोमीटर जो होता है उसकी देखिए इस प्रकार से बनावट रहती है। किस प्रकार से बनावट रहती है दोस्तों, नीमी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या भाग होते हैं, तो देखिए रबर का क्या रहता है, बल्ब लगा हुआ रहता है, और यहाँ से देखिए ग्लास ट्यूब लगी हुई रहती है, और यहाँ पर एक फ्लोट रहता है जो हाइड्रोमीटर कहते हैं, जो क्या दर्शाता है, ये इसका वैल्यू को दर्शाता है। और एक फ्लेक्सिबल क्या रहती है, ट्यूब रहती है, जिसे क्या किया जाता है, जिस घनत्व का हमें आपेक्षिक घनत्व मापना है उसको क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर की जो फ्लेक्सिबल ट्यूब है उस अम्ल में इसको क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ रीडिंग भी दिखा रखी है, निम्मी की बुक से कॉन्सेप्ट से हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए
यदि रीडिंग लो है तो इसका मान कितना होगा, तो ध्यान रखिए 1.150, यानी इसे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 1150, यानी रीडिंग क्या है, लो है। और यदि रीडिंग नॉर्मल है तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल रीडिंग होगी तो 1250, कितना होगा 1250। हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक कितना होगा, ऐसे देखिए कितना दर्शाएगा 1250। और यहाँ पर देखिए और कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यदि सेल क्या है, फुल चार्ज है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि सेल फुल चार्ज है तो इस स्थिति में हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, तो ध्यान रखिए 1.26, कितना होगा 1.26। और यहाँ से देखिए यदि ऑफ चार्ज है, यानी सेल क्या है, ऑफ चार्ज है, तो हाइड्रोमीटर क्या दर्शाएगा 1.20, क्या दर्शाएगा 1.20। और यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज है, उस स्थिति में क्या दर्शाएगा 1.15। ध्यान रखिए, फिर से देखिए यदि फुल चार्ज है तो वैल्यू क्या दर्शाएगा 1.26, और यदि ऑफ चार्ज है यानी आधा चार्ज है तो कितना दर्शाएगा 1.20, और यदि डिस्चार्ज है, बिल्कुल डिस्चार्ज है, तो कितना दर्शाएगा 1.5, क्या दर्शाएगा 1.15। ध्यान रखिए दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ से मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी चुंबकीय वाहक बल का जो इकाई होती है वो बताना है, क्या होती है। तो ऑप्शन देखिए वेबर, एम्पियर टन, सी है टेस्ला, डी है रिलक्टेंस। तो दोस्तों चुंबकीय वाहक बल की जो इकाई होती है वो क्या होती है, एम्पियर टन। क्या होती है, एम्पियर टन। ध्यान रखिए चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है, एम्पियर टन। तो दोस्तों हम कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण इकाइयाँ देख लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से देखिए एडमिटेंस। दोस्तों इंग्लिश और हिंदी वर्ड दोनों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एडमिटेंस देखिए, यहाँ से एडमिटेंस को क्या बोला जाता है, प्रवेश्यता। तो यहाँ से देखिए इसका मात्रक क्या होगा, मोहो या साइमन। इसे क्या बोलते हैं, एडमिटेंस का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मोहो या साइमन। यहाँ से देखिए दूसरा ससेप्टेंस, अनुकार्यता। तो देखिए दोस्तों अनुकार्यता का क्या होगा, मोहो या साइमन। तो एडमिटेंस और ससेप्टेंस का मात्रक क्या है, समान है। यहाँ से देखिए रिएक्टेंस, रिएक्टेंस को क्या बोलेंगे, प्रतिघात। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम। और यहाँ से देखिए यानी यहाँ से देखिए रिएक्टेंस में देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या होगा मात्रक, ओम। यहाँ से देखिए इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, ओम। यहाँ से देखेंगे सॉलिड एंगल, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। और यदि आपको पूछा जाए प्लेन एंगल का मान क्या होगा, रेडियन। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ से देखिए शक्ति स्टेशन जिसमें ईंधन की सबसे कम मात्रा की आवश्यकता होती है, बताना है कौन सा पावर स्टेशन जो है उसमें ईंधन की सबसे कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन देखिए तापीय ऊर्जाघर, बी है डीजल ऊर्जाघर, सी है जल विद्युत घर, या नाभिकीय ऊर्जा घर। तो ध्यान रखिए दोस्तों शक्ति स्टेशन कौन सा है जिसमें ईंधन की सबसे कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिए कौन सा होगा, नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा घर है, नाभिकीय ऊर्जा घर जो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उसमें क्या होता है ईंधन की कम आवश्यकता पड़ती है, यानी थोड़े से ईंधन से ही बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और देखिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट है कैपिटल कॉस्ट, यानी कैपिटल कॉस्ट के आधार पर देखेंगे तो यानी लागत मूल्य के आधार पर सबसे अधिक मूल्य यानी निर्माण में किसका सबसे अधिक मूल्य का खर्चा आता है। तो यहाँ से देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट में क्या आता है, सबसे अधिक कैपिटल कॉस्ट होती है। हाइड्रो पावर प्लांट के निर्माण में, डैम के निर्माण में सबसे अधिक खर्चा आता है। उसके बाद में देखेंगे उससे कम किस में आएगा, न्यूक्लियर में। उससे कम किस में आएगा, थर्मल में। और डीजल पावर प्लांट में क्या होता है, सबसे कम, यानी सबसे कम लागत लगती है। तो पूछा जाए एग्जाम में कैपिटल कॉस्ट सबसे ज़्यादा किसकी होती है दोस्तों, हाइड्रो पावर प्लांट की। पूछा जाए सबसे कम कैपिटल कॉस्ट किसकी होगी, डीजल की, ये ध्यान रखें।
और दूसरा देखिए यहाँ से पूछा जाता है रनिंग कॉस्ट, यानी इसका जो प्रचालन होता है तो देखेंगे, तो प्रचालन देखेंगे तो सबसे अधिक जो प्रचालन लागत होगी वो किसकी होगी, वो होगी डीजल की। सबसे कम किसकी होगी, हाइड्रो पावर प्लांट की। दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट को बनाने में सबसे अधिक खर्चा लगता है, लेकिन उसका जो रनिंग करने में सबसे कम खर्चा आता है। दोस्तों रनिंग करने में सबसे अधिक खर्चा किस में आता है, डीजल में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, डीजल पेट्रोल तो आदि के आधार पर क्या होता है, इनके महंगे मूल्य होने के कारण इसमें क्या आता है, अधिक खर्चा आता है। यहाँ से देखेंगे रनिंग टाइम, यानी चालू होने में या उत्पादन करने में जो समय लगता है वो सबसे अधिक किस में लगता है दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट में। किस में लगता है, थर्मल पावर प्लांट। स्टीम जो पावर प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, रनिंग टाइम सबसे अधिक होता है। पूछा जाए दोस्तों सबसे कम किस में होगा, रनिंग टाइम डीजल में, तुरंत क्या हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है। ध्यान रखिए यहाँ से दोस्तों दक्षता से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो ध्यान रखिए 90% किसकी होती है, हाइड्रो पावर प्लांट की। दोस्तों सबसे अधिक दक्षता किसकी होगी, हाइड्रो पावर प्लांट की। कितनी होगी, 90%। और यहाँ से देखेंगे सबसे कम दक्षता किसकी होती है, सोलर की। कितनी होती है, 30%। ध्यान रखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यही यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से कैपिटल कॉस्ट से क्वेश्चन पूछता है, रनिंग कॉस्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है, रनिंग टाइम से पूछता है, दक्षता से पूछता है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हम सभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ से शुद्ध धारिता सर्किट का शक्ति गुणक होता है, बताना है शुद्ध धारिता सर्किट का शक्ति गुणक। दोस्तों यहाँ पर बताना है शुद्ध धारिता जो सर्किट होता है उसका शक्ति गुणक, पावर फैक्टर बताना है। ऑप्शन देखिए अधिकतम, इकाई, शून्य या अनंत। तो दोस्तों ध्यान रखिए शुद्ध धारिता, जो धारिता वाला जो होता है, प्योर कैपेसिटिव जो सर्किट होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो ध्यान रखिए क्या होता है, शून्य। ध्यान रखें। अभी देखेंगे और कॉन्सेप्ट यहाँ से, यहाँ पर देखिए शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली पावर। ध्यान रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली पावर क्या होगी, यानी शुद्ध संधारित्र में खर्च होने वाली पावर क्या होती है दोस्तों, शून्य। ध्यान रखें धारिता का विलोम क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो ध्यान रखिए इलास्टेंस। क्या बोलते हैं, इलास्टेंस। धारिता के विलोम को क्या बोला जाता है, या धारिता के प्रतिलोम को क्या बोलते हैं, इलास्टेंस। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ से पावर फैक्टर सुधारने वाले जो कैपेसिटर होते हैं उनकी क्षमता किस में दर्शाते हैं, kVAR में। ध्यान रखिए दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पावर फैक्टर सुधारने वाला कैपेसिटी यानी कैपेसिटर की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, kVAR। नेक्स्ट देखिए धारिता का मापन किया जाता है। दोस्तों धारिता का मापन किससे करते हैं, शेयरिंग ब्रिज से। ध्यान रखें आवर्ती का मापन पूछा जाए तो वेन ब्रिज से। ध्यान रखें। और यदि आपसे पूछा जाए निम्न रेजिस्टेंस किससे मापन करते हैं, तो केल्विन ब्रिज से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो क्या होगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अगर हम ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए नहीं जलेगी, हमेशा जलती रहेगी, फ्यूज हो जाएगी, या कुछ देर रुक के जलेगी। तो दोस्तों अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगी। ट्यूबलाइट क्या होगी, फ्यूज होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, चोक में क्या है, इंडक्टिव गुण है। इंडक्टिव गुण के कारण इसका क्या होता है, पावर फैक्टर कम होता है, पावर फैक्टर कम हो जाता है। पावर फैक्टर कम होने के कारण इसमें क्या होती है, करंट अधिक प्रवाहित होती है, यानी धारा अधिक प्रवाहित होगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाती है। ये ध्यान रखें क्या होगी, ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाएगी। दोस्तों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजन के लिए ऊर्जा मीटर में टर्मिनल होते हैं, बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा मीटर जो अपने घरों के बाहर लगे हुए रहते हैं, ऊर्जा मीटर, पुराने टाइप के जो ऊर्जा मीटर थे उनके जो टर्मिनल होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं, ऑप्शन देखिए 2, 4, 6, 8। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से देखिए कितने टर्मिनल होते हैं, 4। कितने होंगे, 4 टर्मिनल।
अब देखते हैं 4 टर्मिनल जो होते हैं, 2 तो होते हैं लोड की साइड, 2 होते हैं सप्लाई के। तो इसी प्रकार से 4 होते हैं। तो निमी बुक से देखेंगे इसका जो सर्किट है, जो इसका जो चित्र है, जो आरेख है, वो समझने का प्रयास करेंगे। तो ऊर्जा मीटर का देखिए यहाँ से, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए करंट कोयल, ये क्या है दोस्तों, 1 नंबर पे देखिए यहाँ से ये जो जुड़ी हुई है, ये क्या है, करंट कोयल। दोस्तों क्या है, करंट कोयल। यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर जस्ट क्या है, वोल्टेज कोयल। यहाँ पर क्या जुड़ी हुई है दोस्तों, वोल्टेज कोयल। ऊपर क्या जुड़ी हुई है, वोल्टेज कोयल। फर्स्ट पर देखिए यहाँ से क्या जुड़ी हुई है, करंट कोयल। दोनों के बीच में देखिए यहाँ से, दोनों के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक एल्यूमिनियम डिस्क है। छठे पे क्या है, दोनों के बीच में एल्यूमिनियम डिस्क। और यहाँ पर देखेंगे ये सी आकार का जो चुंबक दिख रहा है, जो आकृति दिख रही है, ये क्या है, स्थायी चुंबक है। क्या है दोस्तों, चुंबक, परमानेंट मैग्नेट जुड़ी हुई है। और यहाँ पर देखिए ये इसका क्या होता है, स्केल होता है दोस्तों। ये क्या होता है, इसका जो पार्ट, जो हम इसकी जो रीडिंग देखते हैं वो इस प्रकार से चलती है, 0 1 2 5 इस प्रकार से चलती है। तो ये ध्यान रखिए। ये क्या होता है, वार्म गियर होता है। इसका क्या होता है, गियर, जो इस प्रकार से इसमें घूमता रहता है। तो यहाँ से देखिए, अब देखेंगे इसमें, यहाँ से देखिए 2 टर्मिनल जो हैं वो तो हैं सप्लाई के और 2 होते हैं लोड के। तो इसमें देखिए ऊर्जा मीटर में जो है कितने टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल। कितने टर्मिनल होते हैं दोस्तों, 4 टर्मिनल। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सक्रिय पुर्जा है, बताना है। एक्टिव जो एलिमेंट जो होते हैं वो कौन सा है, प्रेरकत्व, प्रतिरोध, सी है ट्रांजिस्टर और डी है परिणामित्र। दोस्तों बताना है एक्टिव पुर्जा क्या होता है। तो एक्टिव पुर्जा वह होता है जो क्या करता है, इनको ऑपरेट करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। पहला क्या है, इनको संचालित करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए ध्यान रखिए, एक्टिव पुर्जा जो होते हैं वो होते हैं अर्धचालक, यानी अर्धचालक से निर्मित जो बने हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सक्रिय पुर्जा। तो देखिए इसे बोलेंगे कौन सा है, ट्रांजिस्टर। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ट्रांजिस्टर। दोस्तों कौन सा होगा, ट्रांजिस्टर। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी, ट्रांजिस्टर। अभी और इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब यहाँ से देखिए निम्न में से कौन निष्क्रिय पुर्जा होता है। अब बताना है पैसिव कंपोनेंट्स। दोस्तों इनको संचालित करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ध्यान रखिए। तो वह कौन सा होगा, निष्क्रिय पुर्जा कौन सा होगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ से, ये कौन सा पुर्जा है, सक्रिय पुर्जा। ट्रांजिस्टर कौन सा होगा, सक्रिय पुर्जा। डायोड कौन सा होगा, सक्रिय पुर्जा। दोस्तों निष्क्रिय पुर्जा कौन सा होता है, प्रेरकत्व, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, रजिस्टर, ये क्या होते हैं, प्रतिरोध, संधारित्र और इंडक्टर, ये क्या होते हैं, निष्क्रिय पुर्जा। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। सक्रिय पुर्जा, ये धारा वो वोल्टेज के स्वरूप को बदलती है तथा ये अपने अवयवों में प्रवर्धन का गुण होता है। यानी क्या होता है, इनमें एम्पलीफायर का क्या होता है, गुण होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, पहली क्या है कि धारा और वोल्टेज के स्वरूप को बदलती है, जबकि पैसिव जो पुर्जे होते हैं वह क्या करते हैं, धारा और वोल्टेज के स्वरूप को नहीं बदलते हैं। जबकि सक्रिय पुर्जे क्या होते हैं, ये धारा और वोल्टेज के स्वरूप को बदल देते हैं। और दोस्तों यहाँ से देखिए सेकंड देखेंगे, इन्हें ऑन करने के लिए अतिरिक्त वोल्टता की आवश्यकता होती है, जबकि पैसिव पुर्जों को ऑन करने के लिए अतिरिक्त वोल्टेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ से देखेंगे जर्मेनियम के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, 0.3 की। और यहाँ से देखेंगे सिलिकॉन के लिए कितने की पड़ती है, 0.7 की। यानी इनको इतना वोल्टेज मिलने के बाद क्या होगा, ये ऑपरेट होते हैं। तो इनको क्या होती है, सक्रिय पुर्जों को अतिरिक्त यानी ऑन करने के लिए अतिरिक्त वोल्टता की आवश्यकता होती है। यहाँ से देखेंगे फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, ये युक्ति विद्युत ऊर्जा की खपत व आपूर्ति दोनों करती है। दोस्तों
सक्रिय ऊर्जा जो होता है ये क्या करता है, ये युक्ति विद्युत ऊर्जा की खपत और आपूर्ति क्या करते हैं, दोनों का कार्य करती है। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।